आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 टॉपिक टार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम टार्क की डिफिनीशन लिखते हैं। टार्क की डिफिनीशन है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क। एक डिफिनीशन इसकी ये है और दूसरी डिफिनीशन है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। दो डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखे हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क और दूसरी डिफिनीशन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। अब दोनों डिफिनीशंस को हम दो एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये एक स्क्रू आप कंसिडर कर ले। एक नट है जिसको मैंने ओपन करना है और मैंने इसको ओपन करना है एक रेंच के जरिए। ये एक रेंच है, ठीक है। ये एक रेंच है और इसके जरिए मैंने इस नट को ओपन करना है। दिस इज, आप एक नट कंसिडर कर ले, एक स्क्रू कंसिडर कर ले। दिस इज रेंच, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस रेंच का ये जो आपके पास कॉर्नर नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दी। क्या अप्लाई कर दी? फोर्स। देखो, रेंच जो है उसका ये जो एंड है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है। मैंने इसको इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया है? पकड़ लिया है। जब मैं इसको इस तरीके से पकड़ लेता हूं तो ये जो रेंच है ये इस तरह घूमना स्टार्ट करता है। इसके साथ साथ ये जो नट है ये भी क्या होता है? घूमता है। जब मैं रेंच के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो ये जो नट है ये अपनी जगह के ऊपर क्या चीज स्टार्ट करता है? घूमना स्टार्ट करता है। यहां पे मैंने लिखा है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टार्क। मैं जब एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स के साथ साथ वो बॉडी क्या चीज स्टार्ट करेगी? टर्निंग स्टार्ट करेगी, वो रोटेशन स्टार्ट करेगी। क्या चीज स्टार्ट करेगी? रोटेशन स्टार्ट करेगी। तो यहां पर मैंने फोर्स लगाया है रेंच के ऊपर। इसकी वजह से ये जो रेंच है इसकी वजह से इस नट ने क्या चीज स्टार्ट कर दी? रोटेशन स्टार्ट कर दी। तो जब आप फोर्स लगाओगे और एक बॉडी टर्निंग स्टार्ट करेगी तो इसको फिर हम क्या कहते हैं? टार्क कहते हैं। अब अगर आप देखो तो ये जो नट है ये इसी लाइन के इर्द गिर्द क्या होता है? घूमता है। इसी लाइन के इर्द गिर्द ये इस तरह घूमता है या ये ओपन होगा इसी लाइन से। जब आप इसको रोटेट करोगे, इस तरीके से रोटेट करोगे तो फिर ओपन होगा। अगर इस तरीके से रोटेट करोगे तो फिर क्या होगा? क्लोज होगा। दोनों केसेस में ये इसी लाइन के ऊपर क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो फिर वो लाइन या वो एक्सिस जिसके इर्द गिर्द ये नट रोटेट करता है इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, the line around which a body rotate is called axis of rotation। वो लाइन जिसके इर्द गिर्द एक बॉडी रोटेट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पे मैंने फोर्स लगाया। अगर आप लोग फोर्स को देखो, ये फोर्स ना तो एक्स में है ना ये फोर्स वाई में है। अब इस फोर्स को मैंने कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना है। इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो है, दिस कंपोनेंट इज एफ एक्स कॉज ऑफ थीटा। दिस कंपोनेंट इज
एफ वाई साइन ऑफ थीटा। ये फोर्स का साइन कंपोनेंट है वाई एक्सिस में और ये फोर्स का ट्रांस कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में। अब अगर आप लोग देखो ये रिंग जो है ये इस तरह रोटेट करता है, इस तरह रोटेट करता है। अगर इन कंपोनेंट्स को आप देख लो, ये रिंग जो है ये वाई एक्सिस में रोटेट करता है। देखो अगर मैं इसी कंपोनेंट को ले लूं वाई एक्स में, तो हम नहीं जा रहे हैं। ये रिंग जो है ये तो एक्स में तो रोटेशन नहीं करता है, ये किस में रोटेशन करता है? वाई एक्स में। दैट्स वाई वाई कंपोनेंट इज अ इफेक्टिव कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है? इफेक्टिव कंपोनेंट। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आप टार्क का जो इक्वेशन है उसमें आप साइन थीटा इस्तेमाल करते हो, क्यों इस्तेमाल करते हो? तो आपने उसको समझाना है कि जब मैं फोर्स लगाता हूं तो इसके कंपोनेंट्स से मैं इसको स्प्लिट करता हूं तो दो कंपोनेंट्स बनते हैं। द फर्स्ट कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट एंड द सेकंड कंपोनेंट इज अ साइन कंपोनेंट। तो ये जो साइन कंपोनेंट है या ये जो वाई कंपोनेंट है, दिस इज द इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ टार्क। अब ये जो फोर्स है और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज मोमेंट आरम। ये क्या है? मोमेंट आरम। मोमेंट आरम क्या है? मोमेंट आरम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन भी आप इसको कहते हो। जिस लाइन में फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। This line is also called line of action. So moment RM is the perpendicular distance between line of action and axis of rotation. It is represented by R. इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? R से रिप्रेजेंट। This is a door. इस डोर को मैंने ओपन करना है, ठीक है? ये एक डोर है। अच्छा, अगर आप इस डोर को देखो, ये इसी लाइन के इर्द गिर्द क्या करेगी? रोटेट करेगी। ये देखो इसी लाइन के इर्द गिर्द डोर या ओपन होगी या क्या होगी? क्लोज होगी। ये वाला जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला जो लाइन है, इस लाइन के किसी एक पॉइंट पे हमने क्या लगाना है? फोर्स लगाना है। क्या लगाना है? फोर्स। ये आपके पास क्या हो गया? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन। ये आपके पास क्या हो गया? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस इज मोमेंट आरम। ये क्या है? मोमेंट आरम। दिस इज मोमेंट आरम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड फोर्स इज इक्वल टू एफ। अब अगर आप यहां पे देखो तो दरवाजा जो है इसके ऊपर मैं फोर्स किस तरीके से लगाता हूं? अगर मैं इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लूं, देखिए यहां पे अब मुझे एक रजिस्टर दे दो। देखो आप इसको एक दरवाजा कंसिडर कर लो। इस दरवाजे के ऊपर अगर मैं फोर्स लगाता हूं, इसको मैं ओपन करना चाहता हूं, देखो मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा? इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा। तो अगर फोर्स के मैं कंपोनेंट्स को स्प्लिट कर लूं, देखो दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स एंड दिस वन इज द वाई कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स। मैं जब दरवाजे को ओपन करता हूं तो मैं किस कंपोनेंट के ऊपर फोर्स लगाता हूं? वाई कंपोनेंट के ऊपर फोर्स। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसमें अगर आप देखो टार्क बराबर है आपके पास आर क्रॉस एफ। इसको स्टूडेंट्स टी बोलते हैं, बट दिस इज नॉट टी, इट इज टॉ। टार्क को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? टॉ से, ठीक है? ये टी नहीं है, दिस इज टॉ। ये क्या है? टॉ है। टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसमें ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और इसका जो आंसर आया है वो भी क्या है? वेक्टर है।
तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए क्या लगाऊंगा, टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, या टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा इनटू इन यूनिट वेक्टर। इन यूनिट वेक्टर आपके पास डायरेक्शन के लिए है, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। अब इसके बाद यहां पे हम लिखेंगे कि टॉर्क जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज के साथ इंक्रीज होता है और किसके साथ डिक्रीज होता है। फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड्स, किन फैक्टर्स के ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स के ऊपर टॉर्क डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज torque is directly proportional to r, moment arm। torque is directly proportional to moment arm। इसका मतलब क्या है, अगर आपको 2 रेंच दिए गए हैं, 2 रेंच, एक रेंच जो है वो उसका मोमेंट आर्म r1 2 मीटर है, और दूसरा जो रेंच है उसका मोमेंट आर्म r2 4 मीटर है। तो याद रखें 4 मीटर वाले का मोमेंट आर्म ज्यादा है, तो यहां पे टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा, ज्यादा। 2 वाले का मोमेंट आर्म कम है, तो यहां पे टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा, कम प्रोड्यूस होगा। तो टॉर्क जो है उसका मोमेंट आर्म के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मोमेंट आर्म ज्यादा है तो टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके बाद सेकेंड नंबर पे, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। टॉर्क जो है उसका फोर्स के साथ भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। देखो अगर मैं इसी रेंज को ले लूं या इसी दरवाजे को ले लूं, दोनों के ऊपर अगर मैं फोर्स इंक्रीज करता हूं तो मेरे साथ टॉर्क भी क्या होगी, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर मैं फोर्स को डिक्रीज करता हूं तो टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगी, कम प्रोड्यूस होगी। समझ में मेरी बात आ रही है। एंड द थर्ड थिंग इज टॉर्क डिपेंड्स अपॉन थीटा। टॉर्क जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब थीटा जो है उसका भी मैं यहां पे लिख लेता हूं कि थीटा के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। पहले हम डिस्कस करते हैं, 3 केसेस हैं आपके पास। पहला केस है मैक्सिमम टॉर्क। द फर्स्ट केस इज ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, देखो दिस इज योर मोमेंटम and this is your force. If the angle between force and moment arm is 90, then the torque will be maximum. If the angle between force and moment arm is 90, then the torque will be maximum. Ta is equal to Rf sin of 90. So ta is equal to Rf sin 90 आपके पास बराबर है 1 के। तो यहाँ पे 1 लिखो, ta is equal to Rf। From this equation, it is clear that when the angle between force and moment arm is 90, then the torque will be maximum। तो फिर आपके पास टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरे नंबर पे आपके पास मिनिमम टॉर्क है, या जीरो टॉर्क भी हम इसको बोलते हैं। If theta is equal to 0 और theta is equal to 180, दोनों केसेस में आपका टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। टा इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 0, तो टा इज इक्वल टू आर एफ इंटू 0, टा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक दरवाजा है, इसका ये मोमेंट आर्म है आर, और आप इसी डायरेक्शन में क्या चीज लगा रहे हो, फोर्स। दरवाजा कभी भी ओपन नहीं होगा। दूसरे को ट्राई करो, टी इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ 180,
तो था इज इक्वल टू आर इफ साइन 180 भी 0 के बराबर है, था इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि फिर भी टार्क आपके पास क्या होगा, 0 होगा। समझ में मेरी बात आ गई? अच्छा, अब इसके बाद है आपके पास यूनिट ऑफ टार्क। टार्क की यूनिट है, देखिए टा इज इक्वल टू, इक्वेशन को देखो, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और आर की यूनिट है मीटर। तो टा इज इक्वल टू न्यूटन डाटा मीटर, टार्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन डाटा मीटर। अब इसके बाद है टार्क के लिए हमने कन्वेंशन इस्तेमाल करने हैं। दो कन्वेंशन है टार्क के लिए, एंटी क्लॉकवाइज टार्क, एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो हम कन्वेंशनली पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। आपके पास देखो ये एक क्लॉक है, ये 12 बजे का टाइम है, दिस इज 6, दिस इज 3 एंड दिस इज 9। अगर कोई भी बॉडी है, कोई दरवाजा है, कोई भी चीज है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो और टार्क की उसमें प्रोड्यूस हो रही है और वो घड़ी के मुखालिफ सिमत में चल रही है। देखो घड़ी जो है अगर उसकी सुई को आप देखो वो इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है, घड़ी की मुखालिफ डायरेक्शन में। किसमें, घड़ी की मुखालिफ डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसके बाद सेकेंड वन है क्लॉकवाइज। कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, नेगेटिव। कन्वेंशनली क्लॉकवाइज टार्क इज टेकन एज अ नेगेटिव। अगर यही बॉडी देखो वो इस तरह घूम रही है, दिस इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, इन बॉडी भी इसी डायरेक्शन में घूम रही है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फिर टार्क क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव।